हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी टू सर्व पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट आप कंज्यूम कर ही रहे हैं। कंटेंट को कंज्यूम करने के साथ साथ एग्जाम को क्रैक करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम को सही ढंग से क्रैक कर पाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ आरआरबी पीओ 2022 में जो एग्जाम होने वाले हैं, इस एग्जाम के लिए मैं लाया हूं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे समझेंगे। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कैसे मैंने 70 प्लस स्कोर किया था अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, और साथ ही साथ मैं आपको आज अपना स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूँ। मैं अपना स्कोर कार्ड आपको शेयर करूंगा, जिसमें मैंने किस तरीके से आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में 70 प्लस स्कोर किए थे और कैसे करना होता है, वो भी हर एक चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आरआरबी पीओ का जो इस साल का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 7th एंड 13th ऑफ अगस्त को, और आरआरबी क्लर्क का भी एग्जाम साथ ही होगा। वो है नेक्स्ट वीक, आप कह सकते हैं 14th, 20th एंड 21st ऑफ अगस्त। ठीक है, इन सभी डेज पे आपके एग्जाम्स होंगे। तो अगर इन सभी एग्जाम की डेट को देखें और सबसे पहले जो एग्जाम है उसे अगर देखें, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे 7th ऑफ अगस्त को आपके आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ इसी डेट पे आप सभी के एग्जाम होंगे। और इस डेट को अगर यहाँ से देखें आज के डेट से, तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास अभी से टोटल 4 वीक का समय बचा हुआ है। तो इन बचे हुए 4 वीक्स को कैसे यूटिलाइज करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, कौन से मॉक सॉल्व करें, कितने मॉक पर डे सॉल्व करें, कितने पजल्स लगाएं, कितनी डीआई सॉल्व करें, मेंस की करें या नहीं करें, साथ में करंट अफेयर्स पढ़े कि नहीं पढ़े, या फिर हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करें, वीडियो सॉल्व करें कि पीडीएफ सॉल्व करें। इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल्स में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और थोड़े से फ्लेक्सिबल रहें ताकि आप यहाँ पे खुद से खुद को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकें और इस स्ट्रैटेजी को आप समझ सकें। तो बढ़ते सीधा आगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें और वीडियो को लाइक करते हुए। तो जानते हैं हमें क्या करना चाहिए इन बचे हुए समय में, और किस तरीके से आप यहाँ पे 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे सर कहीं आप आरबी क्लर्क की बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं आरबी क्लर्क की बात नहीं कर रहा, मैं आरबी पीओ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आरबी क्लर्क की बात करता तो मैं बात करता 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने की। तो आप बोलेंगे भाई आप कुछ भी आके बोल दो, 70 पे स्कोर कैसे हो सकता है, और हम मान लेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 70 पे स्कोर किया था लास्ट ईयर, जिसमें से आज मैं आपके साथ एक स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप ही के जैसा एक एस्पिरेंट्स था जो कि हाथ में पेन लिए, डेस्क पे पेपर, स्क्रीन पे क्वेश्चंस और आंखों में एक सपना कि इस बार जितने भी एग्जाम्स होंगे हर एक एग्जाम को क्रैक करना है। उसने कैसे तैयारी की और क्या किया और किस तरीके से स्कोर किया, वो सभी चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं स्कोर कार्ड, और आप जहाँ से समझ पाएंगे ये है मेरा स्कोर कार्ड। इस स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं ये है मेरा नाम विपुल, और ये था एग्ज़ाम का डेट। सेकेंड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त को, और कैटेगरी में जनरल है और मैं बिहार से मैंने अप्लाई किया था। और ये है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 40, जिसमें से कट ऑफ जो गया था वो 12.5 12.5 नंबर, और मेरा जो स्कोर था वो था 33.50 33.50। दिस इज़ रीजनिंग। एंड बात करें अगर क्वांट की, क्वांट में 40 क्वेश्चन होते हैं, कट ऑफ थी 9.75, और मेजर स्कोर थे 37.50 37.50। और ओवरऑल अगर देखें तो 56.25 इसकी कट ऑफ गई थी बिहार स्टेट की, और मैंने 71 यहाँ पे स्कोर किए थे 71.00। तो ये 70 प्लस स्कोर है। तो ये आपने देखा कि मेरा ये स्कोर कार्ड था। बहुत लोगों ने बहुत टाइम से, जब ये एग्ज़ाम हुआ था, जब भी इसके रिजल्ट आए थे प्रीलिम्स के, तभी से लेकर के अब तक मेरे पास बहुत लोगों ने टेलीग्राम मैसेज, व्हाट्सएप, और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अपने स्कोर कार्ड शेयर करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम की। तो मैंने आज आपके सामने यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम शेयर कर दिया है। जब मैं प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट के बाद मेंस के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा अपना मेंस का भी स्कोर कार्ड। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ क्वांट के साथ साथ रीजनिंग के बारे में भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, कैसे रीजनिंग में 33.5 या फिर 35, 37, 40
स्कोर कर सकते हैं। अब तो बहुत कंप्लीट 80 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो आपको ये स्कोर कार्ड देख के इतना क्लियर हो गया होगा कि 70 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया। जब मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो अब यहाँ पे ये बात करते हैं, क्या 70 प्लस स्कोर करना ज़रूरी है? अगर आप ये कहेंगे कि सर अगर देखें ध्यान से तो कट ऑफ जाती है वो 48 49 के अप्रॉक्स स्टार्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, और मैक्सिमम 64 65 के अराउंड जाती है। आप मैक्सिमम करें 65, इससे ऊपर कट ऑफ पीओ एग्जाम की नहीं जाती। तो क्या मतलब बनता है 70 पे स्कोर करने का? क्यों ही करे उतना स्कोर हम? तो अगर आपने इस साल के वैकेंसी को देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि लास्ट ईयर कंपेरिजन में इस साल वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम है। वैकेंसी कम है, कंपटीशन का लेवल डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो डे बाय डे अपने इफिशियंसी को, अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, हर एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो इस साल जो एग्ज़ाम होगा डेफिनेटली वहाँ पे आपके साथ बहुत एस्पिरेंट्स होंगे जो कि आपको अच्छा कंपटीशन देंगे। तो ये सब पूरे सीन जब होगा तो क्या होगा, कट ऑफ जो है वो अपने आप ऊपर जाएगा। तो इन कट ऑफ को क्लियर करने के लिए अगर हम 70 प्लस की टारगेट रखें तो कोई बुरी बात नहीं है। 70 प्लस टारगेट अगर करते हैं आप तो डेफिनेटली आप श्योर रहेंगे हमेशा कि आपने अटेम्प्ट किया है। अगर 70 प्लस 75 76 71 जो कुछ भी, तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे और आप मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, ये आप समझ जाएंगे उसी वक्त। तो प्रिपरेशन हम लोग इस तरीके से करेंगे कि मेरा अटैम्प्ट जो हो वो 70 प्लस जाए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग, इन सभी के बारे में यहाँ बात करेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे वन बाय वन क्वांट एंड रीजनिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में आप सभी को पता होगा यहाँ पे पैटर्न क्या है, पेपर का 40 क्वेश्चंस आते हैं और आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम सेट करते हैं इसके लिए 20 मिनट, 25 मिनट, 22 मिनट अपने हिसाब से। तो सबसे पहले क्वांट में ऐसा क्या करें, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आज सो के उठ रहे हैं, आज से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, क्या वो इन बचे हुए 4 वीक में क्या वो इसे क्रैक कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, आप अगर आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी सही हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप सभी के बेसिक यहाँ पे क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं सबसे पहले अपने आप बेसिक को क्लियर करें, बेसिक को पहले क्लियर करें। और सबसे मुश्किल सी बात ये क्या होती है कि बहुत से एस्पिरेंट को ये पता नहीं होता कि उनका बेसिक क्लियर भी है या नहीं है। तो इससे कैसे पता करें? तो मैं यहाँ पे बात करूँगा दो तरह के स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बेसिक जो है वो क्लियर होता है, बेसिक क्लियर होता है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनका क्लियर है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर उनके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी टॉपिक का तो उसे आप सॉल्व कर लेंगे। इनका इस चीज़ का उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका बेसिक तो क्लियर होता ही है और साथ ही साथ उनके पास कॉन्फिडेंस भी होता है काफ़ी अच्छा, क्या क्वेश्चन तो आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, नो डाउट। सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि मेरा बेसिक क्लियर है या नहीं, ये पता कैसे करें? तो मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लें, इसे सॉल्व करें। पिछले 3-4 साल के, 2-3 साल के भी कर सकते हैं, 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करें? अगर आप मॉक के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस वहाँ पर टाइमर लगा होता है। अगर आप पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हैं तो आप टाइमर लगा लें। टाइमर लगाए पूरे 45 मिनट का और पूरे क्वेश्चंस को वन गो में सॉल्व करें। आप वहाँ पे ये देखिए, अगर क्वांट की बात करें, क्वांट में 40 क्वेश्चंस होंगे। आप में हो सकता है आपने वहाँ पे जो भी आपने टाइम दिया क्वांट सेक्शन को, उस समय में मैं एज्यूम करता हूँ ऐसे कोई भी नंबर यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट से आपने 25 मिनट समय दिया, आपने 25 मिनट समय दिया क्वांट को, और इस 25 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन किए, ठीक है। फिर रीजनिंग सॉल्व किया, वहाँ भी आपने ऐसे ही सॉल्व किए। तो मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका टाइम ओवर हो गया, ठीक है। अब क्या करें, जैसे टाइम ओवर हुआ तुरंत आप क्या करें, स्टॉप वॉच लगाएं, स्टॉप वॉच। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके पास है 15 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल उसी स्पीड से, जिस स्पीड में आप पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी स्पीड में इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करें और टाइम नोट करें कितना समय लगा आपको सॉल्व करने में। हो सकता है आप सही 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, हो सकता है इन 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे सॉल्व ही नहीं हुए। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया, लेट से मिक्सचर एलिगेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसे आप सॉल्व ही नहीं कर पाए। आपके पास कोई टाइम डिस्टेंस स्पीड का कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया टीडीएस का जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाए।
हो सकता है आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसे भी आप सॉल्व नहीं कर पाए। इस तरीके से क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या क्या है। आप अपने वीक पॉइंट को इस तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपकी कमजोरी कहाँ है, आप कहाँ पे लैग करते हैं। तो आप कहेंगे कि हो सकता है कि इस पेपर में जो प्रीवियस टॉपिक रहा हो वो सॉल्व होने वाला नहीं था। तो मैंने बताया आपको ना पहले कि आप 3-4 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि 3-4 साल में हर कोई एक टॉपिक है जो कि आप हर बार लैग कर रहे हैं वहाँ पे, इसका मतलब वो टॉपिक आपका वीक है। तो करना क्या है, इन वीक टॉपिक को सही करना है, इस पर वर्क करना है। इस पर वर्क कैसे करें, कहाँ सॉल्व करें? तो देखिए, आप क्या करें, आपको पता चल गया कि आपके ये टॉपिक्स हैं, मिक्सचर एलिगेशन, टीडीएस, प्रॉफिट लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीएस, जो भी है, ये आपके वीक पॉइंट्स हैं। आप उन टॉपिक को वन बाय वन पिक करें। लेट्स से आपने फर्स्ट डे क्या किया, मिक्सचर एंड एलिगेशन को पिक किया, और मिक्सचर एलिगेशन क्या करें, आप हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर जाएं। इसके कहाँ सॉल्व करें, तो आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, जिट से पढ़ते हैं, या फिर यूट्यूब पर जाएँ, यूट्यूब बहुत बड़ा सोर्स है, वहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे। आप इस चैनल पे भी आप अर्थमेटिक सीरीज में जाएंगे, अगर अर्थमेटिक सीरीज में वहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाएगी हर एक टॉपिक के, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल के। पार्ट 3 में हर एक टॉपिक के पार्ट 3 देखेंगे, वहाँ पे आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन्हें सॉल्व करके कोशिश करें कि क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको, उसे आप देखें, वहाँ से सॉल्व करें और अपने उस टॉपिक को उसी दिन क्लियर कर लें। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक लिए 5 दिन तक कर रहे हैं, डजंट मैटर। आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए, जिससे आपने आज मिक्सचर एलिगेशन लिया तो आज का आज ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, ऐसे करके जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उन सभी को आप तेजी से क्लियर कर लें। क्योंकि टॉपिक जब तक क्लियर होंगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो फिर बाकी चीज़ करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आपके टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो गए, ये टॉपिक सारे जो भी थे मेरे वीक पॉइंट वो मेरे क्लियर हो गए। अब क्या करना आपको, टॉपिक क्लियर, अब सिर्फ और सिर्फ बचता है एक ही चीज, प्रैक्टिस। क्या करना, प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें, तो बात करते हैं मैं यहाँ पे मॉक्स की। तो लास्ट ईयर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने मॉक्स बहुत कम लगाए थे, बहुत कम। लेकिन शायद अगर मॉक्स में अगर लगाया होता, अधिक प्रैक्टिस की होती, तो शायद और भी अच्छे नंबर आते हैं। तो मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, मॉक जरूर अटेम्प्ट करें आप। तो कितने मॉक लगाएं, तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप 1-2 मॉक लगा सकते हैं आराम से, अपने अपने हिसाब से कि आप कितना समय कैसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप 1 मॉक्स भी देते हैं तो सफिशियंट है मेरे हिसाब से। हो सकता है आपके हिसाब से वो ना हो, तो आप वहाँ पे 2 मॉक्स 3 मॉक्स भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। आप अगर दिन में 1 मॉक भी लगाते हैं दैट सफिशियंट। मॉक सॉल्व करें, उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करें। एनालाइज कैसे करें, तो देखिए मॉक सॉल्व जो करने तरीका होता है मेरे हिसाब से क्या होता है कि आपने स्टार्ट किया मॉक, 80 क्वेश्चंस थे, 80 क्वेश्चंस टोटल, आपके पास समय थे 45 मिनट। और मैं मान के चल रहा हूँ क्या हुआ कि जैसे 45 मिनट खत्म हुआ, ओवर हुआ, आपने यहाँ पे 80 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, लेट्स से इस एग्जाम्पल आपने क्या किया, यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपके पास अभी भी 30 क्वेश्चंस ऐसा है जो कि आपके सॉल्व ही नहीं हुए, तो क्या करना फिर, मॉक कंप्लीट, तुरंत जाएं उस मॉक में, री अटेम्प्ट मोड को ऑन करें। री अटेम्प्ट मोड को ऑन करके क्या करें, सिंपल आप जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसके लिए आप एक टाइमर लगाए या स्टॉप वॉच लगा लें अपने फ़ोन में, अपने डेस्कटॉप पे, अपने स्मार्ट वॉच में, जहाँ भी स्टॉप वॉच लगाएं और बचे हुए 30 क्वेश्चंस को एकदम उसी स्पीड से सॉल्व करें जैसे आप सॉल्व कर रहे थे। इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो पाएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था जो कि मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसके बेसिक भी क्लियर नहीं है मेरे, या फिर जो भी है, वहाँ से आप समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है आपको। और इस तरीके से आप हो सकता है कोई ऐसा पजल आ जाए रीजनिंग में जो कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आप टाइम दे भी दिए फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, तो वो भी आप आइडेंटिफाई यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, मॉक्स लगाएं और इसको एनालाइज करें, जो कुछ आपका सॉल्व नहीं हुआ उस पर डिटेल्स में देखें,
सॉल्यूशन कैसे दिया गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन था, लेट से मेरे पास एक क्वेश्चन आया टीडीएस का, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन जब आप उस मॉक को एनालाइज करें तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में मुझे 2 मिनट का समय लग गया, जबकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज टाइम है वो 1 मिनट 50 सेकेंड ऐसा है। इसका मतलब आप इस टॉपिक में कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके साथ। तो क्या करें, आप इस क्वेश्चन को सोचिए, थोड़ा सा समय दे, टाइम दे और सोचिए कि क्या आप इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच को आप चेंज कर सकते हैं जिससे आपका टाइम कम लगे। आप जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे आपका टाइम कहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, वहाँ पे आप किस तरीके से टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने टीचर से, मेंटर से, एजुकेटर से पूछें, जो भी जिनसे भी आप संपर्क में रहते हैं। आप अपने फ्रेंड लोग से पूछें जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आपस में डिस्कस करने से ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व आराम से कर पाएंगे। आपके जो अप्रोच हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, जिससे आप उस क्वेश्चंस में उतना ही समय देंगे जितना वो क्वेश्चन डिजर्व करता है टाइम। ठीक है, ये क्लियर हो गया इस बात। अब ये तो हुआ बिल्कुल मॉक देने का, कि मॉक के अलावा क्या करें। आपने मॉक दिया तो मॉक के बाद आप क्विजेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको अच्छे अच्छे क्विज मिल जाएंगे। मिनी मिनी मॉक, 10 क्वेश्चन के सेट, 15 क्वेश्चन के सेट, 20 क्वेश्चन के सेट, सेक्शनल टेस्ट, वो सभी मिल जाएंगे। वो से आप अपने टाइम के हिसाब से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका अप्रोच, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। आपका अप्रोच सही नहीं होगा, समय ज़्यादा लगेगा। अप्रोच कहाँ सीखेंगे, वीडियोज़ देखें यूट्यूब पे या फिर जहाँ भी आप देखते हैं, वहाँ पे आप अप्रोच सीखेंगे। पीडीएफ से आपका कुछ नहीं होना। पीडीएफ से आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन में दिए गए ट्रेडिशनल सॉल्यूशन, जिससे आप अप्रोच सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियोस को फॉलो करें जहाँ से आप अप्रोच सीखेंगे और वो अप्रोच आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी मॉक सॉल्व करें तो मॉक सॉल्व करने के बाद आपका जो भी स्कोर आया उससे देख करके आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप क्या करें, वहाँ पे परसेंटाइल को देखें, परसेंटाइल आपका, आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। और मॉक जब भी लगाएं तो कोई एक ऐसा मॉक लगाएं जो कि स्टैंडर्ड मॉक हो, मतलब ऐसा मॉक हो जो कि जहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स उस मॉक को अटेम्प्ट करते हो। इससे क्या होगा, आप परसेंटाइल चेक कर पाएंगे कि आप उस क्राउड में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आलतू फालतू मॉक बिल्कुल ना लगाएं, स्टैंडर्ड मॉक लगाएं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, अगर आपका मॉक का लेवल थोड़ा सा ऊपर भी है एग्जाम के लेवल से तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डेफिनेटली मॉक को सॉल्व करें। तो आपने इतना सब कुछ कर लिया, आपने बेसिक्स भी क्लियर कर लिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मॉक भी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, आप वीडियोस भी देख रहे हैं, अपने अप्रोच सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच भी चेंज कर रहे हैं, फिर भी आपका जो स्कोर है वो नहीं बढ़ पा रहा, आप इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो जब भी मॉक लगाएं तो मॉक से आप ये सब चीज़ देखें, अपने आप को एनालाइज करें। ये दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी अच्छे से टाइमर के साथ, और फिर आपको एग्जाम तक आपको खुद को प्रिपेयर कर लेना है। ये आप सोच करके मॉक दें, कभी भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर ना पड़ने दें कि दूसरे के 71 आ रहे हैं, दूसरे के 55 आ रहे हैं, मेरे 43 आ रहे हैं, मेरे 25 आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं सोचें, सबका अपना अपना लेवल है, करने दें। अपनी तैयारी आप खुद करें और अपने एग्जाम तक आप खुद को पेपर अच्छे से कर लें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो पा रहा, इसका मतलब आपको कुछ जगह पे काम करने की जरूरत है। वो क्या है, फर्स्ट वन इज यू हैव टू वर्क ऑन योर कैलकुलेशन स्किल। कैलकुलेशन स्किल पे आपको काम करना होगा। ये काम कैसे करें, ये कहाँ सीखेंगे, इसके लिए आप जिससे भी आप फॉलो करते हैं, जिस टीचर को, जिनका एक अच्छा स्पीड होना चाहिए, अगर वो उस अप्रोच आपको सिखाया करते हैं तो आप जब वो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप देखें कि वो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने माइनस किया, कैसे उन्होंने प्लस किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, कैसे कट 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 कैंसिल आउट किया। वो सब चीज़ आप देखें, उस चीज़ को आप अपने अंदर लाएं, अडेप्ट करें और सीखें। इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। और तो भूल मत कि तू अपन के साथ जर्नी कर रहा है। अपन की जर्नी है वन वे। यहाँ आरबी पीओ भी आएंगे, आरबी क्लर्क भी, आईबीपीएस पीओ भी और एसबीआई पीओ भी, लेकिन अपनी स्पीड कभी कम नहीं होगी। सेकेंड, जब आप स्पीड पे हो तो आप एक्यूरेसी का ध्यान रखें, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी गई तो स्पीड कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और छोटे छोटे चीज़ों पे वर्क करें। स्मॉल स्मॉल थिंग, क्या होता है, हम लोग ऐसे करते हैं 3 × 3 करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे क्या 6 लिख देते हैं, या फिर 3 + 3 करते हैं, लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। ये मिस्टेक काफ़ी होता है।
तो अपने माइंड को कंसंट्रेट रखें, इन सब गलती से बचें। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ वर्क करें। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, और ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, कि जब पजल सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी लिखा है, वो यानी कि ए यहाँ पहुँचेगा। लेकिन जब मैंने रीड किया तो मैं उसे क्या पढ़ा, सेकेंड टू राइट ऑफ, तो मैंने कहा उसे प्रेस कर दिया, मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पे। ऐसा बहुत गलती होता है। लेफ्ट को राइट पढ़ना, टॉप को बॉटम पढ़ना, एबव को बिलो पढ़ना, ऐसा बहुत गलती होता है। इन सब चीज़ें थोड़ा बच्चे, इस पर थोड़ा सा वर्क करना होगा आपको। इस पर ध्यान से देखें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें माइंड को, अच्छी नींद लें, तो क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आप इन सब चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल सही तरीके से जो लिखा होगा वही पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और नेक्स्ट वन इज, आप जितने भी टॉपिक हैं उससे आप फेमिलियर हमेशा रहें। टॉपिक जो है, अगर क्वांट की यहाँ बात कर रहे हैं तो क्वांट में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर आपके डीएस का पोर्शन हो गया, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, Q1 Q2, ये टॉपिक्स, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको इस पर कमांड होना चाहिए, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएँ। और अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो कि है कैसलेट डीआई, अगर आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम को देखेंगे, लास्ट ईयर एग्ज़ाम मतलब जितने बैंकिंग एग्ज़ाम हुए, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, जितने भी एग्ज़ाम हुए, सभी एग्ज़ाम छोटे छोटे एग्ज़ाम, सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम अगर बोला जाए तो बैंकिंग में आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स होता है, तो क्वेश्चंस के लेवल के हिसाब से। तो उस एग्ज़ाम में भी आपको कैसलेट डीआई देखने को मिली थी। हर एक पेपर में आपको छोटे से डीआई हो चाहे बड़ी डीआई हो, कैसलेट डीआई देखने को जरूर मिली थी। तो कैसलेट डीआई जो है वो बिल्कुल ट्रेंड में है, तो इस साल भी आप कैसलेट डीआई पेपर में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कैसलेट डीआई की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करें, जिससे आप एग्जाम में उसे भी सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर डीआई की बात करें, डीआई की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आजकल जो डीआई एग्जाम में पूछी जा रही है, उस डीआई में क्या होता है कि टोटल आपके पास एक डीआई से लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लास्ट ईयर देखने को मिला था कई एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन भी आए थे। इन 5 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आप कह लें, 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं वो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आप अगर डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगी, आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप पहले से करें, लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप 5 में से 5 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन भी कर पाएँ एडीआई के। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली कर पाएंगे, ऐसा नहीं है आप नहीं कर पाए, आप कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप सीधा एग्जाम में जाएंगे, वहाँ देखेंगे इस लेंथ का क्वेश्चन, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करनी होगी। ये क्लियर है इतना बात? तो ये था पूरा क्वांट का। आप इस तरीके से क्वांट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, मैंने हमेशा बोला आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहें, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कह दिया ये करना है, ऐसे करना है। आप उस तरीके से सॉल्व करें, थोड़ा सा उसमें आप खुद के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत आराम से कर सकते हैं। और कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि डीआई कितनी सॉल्व करें पर डे, तो ऐसा कोई नंबर लिमिट नहीं करूँगा मैं आपको, कभी भी आपको लिमिट नहीं करूँगा कि आप अपने नंबर्स को कम करें, कि आप 5 ही सॉल्व करें, 4 ही सॉल्व करें, नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना सॉल्व करें। अपनी इफ़िशियंसी के हिसाब से आप 100% दें, और जो भी आप दे रहे हैं उस पर भरोसा रखें कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और एग्ज़ाम में आप सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा क्वांट का। आई होप आपको समझ में आ गया हो कहाँ कहाँ वर्क करना है, कैसे खुद को टेस्ट करना है, समझना है, अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, मॉक्स कैसे सॉल्व करना है, एनालाइज कैसे करना है, अप्रोच कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है, और फिर बाकी जो बातें हैं जिससे आप और भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, वही मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अगर कोई डाउट्स हो क्वांट्स रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल दें, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे मैं क्लियर कर पाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रीजनिंग सेक्शन। व्हाट इज रीजनिंग सेक्शन? यहाँ पे अगर टॉपिक को मैं डिवाइड करूँ, रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं, एक मिसलेनियस टॉपिक एंड सेकंड वन इज पजल एंड डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं वो आपके ये सब होते हैं, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, साइलॉग,
अल्फा न्यूमेरिक, चाइनीज कोडिंग, इनपुट आउटपुट भी कुछ प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम मिलेंगे ही, लेकिन आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि क्या आपके बेसिस क्लियर है कि नहीं, आप इन सभी टॉपिक्स को सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये क्लियर कैसे होगा, मैंने पहले ही बताया आपको। इस जगह आपको PYQ सॉल्व करने हैं, वहीं से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्वांट के वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे, वैसे आप यहाँ भी कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि ये सब क्या है, ये तो मिसलिनियस है, नहीं तो हमें आता ही है। लेकिन आप जाने अनजाने इन सब में भी कहीं ना कहीं अपने आप टाइम को आप वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, आप लोगों को हंसी भी आएगा, चाइनीज़ कोडिंग जिससे लोग मिनटों में उड़ा देते हैं, इसमें मुझे प्रॉब्लम्स थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होता था, सॉल्व होता था, लेकिन अगर कोई एक एवरेज स्टूडेंट है जो कि इससे 2 मिनट में अगर सॉल्व कर रहा है, तो मुझे वहाँ पे 2.5 मिनट या फिर 3 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लगता था। तो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं ये सब क्या है, तो भाई मिसलेनियस है तो ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे भी अपने टाइम को कम कर सकते हैं। और ये टाइम कम कैसे होगा, बेसिक क्लियर करना होगा और प्रैक्टिस बहुत 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 करना होगा। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को आप इग्नोर ना करें। होता है कई लोगों का ऐसा होता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो ही नहीं पाते, तो इसे इन सभी टॉपिक्स को भी इग्नोर ना करें, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट इज पजल एंड DS। तो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, उसमें इस टाइप्स के पजल देखने को मिलते हैं। फ्लोर बेस्ड पजल, सर्कुलर पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, ईयर एंड एज वाले पजल, लीनियर पजल 1 2 3 4 इस तरह के, पैरेलल रो वाले मतलब दो, नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग बोथ 6 पर्सन्स ये वाले, लीनियर अनसर्टेन से पता ही नहीं होता कितने कितने लोग बैठ रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द दिस अरेंजमेंट। एंड डेजिग्नेशन बेस्ड पजल जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग पजल है लास्ट ईयर, और भी बाकी जो पजल्स हैं, ये सारे पजल्स होते हैं। आपको पजल सॉल्व कैसे करना है, मॉक तो दे रहे हैं आप, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका वीक पजल कौन सा है, कौन से पजल आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हर एक टाइप्स की पजल की प्रैक्टिस करें। क्या करें, हर एक टाइप्स की पजल की प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा टाइमर का यूज जरूर करें। टाइमर, स्टॉप वॉच जो भी है, टाइमर नहीं, आप स्टॉप वॉच यूज़ करें, स्टॉप वॉच। और टाइम नोट करें, टाइम नोट करें कि आपको इन सभी टाइप्स के पजल को करने में कितना कितना समय लग रहा है। लेट से कोई फ्लोर पजल आया, इससे आप 2 मिनट में कर पा रहे हैं। सर्कुलर पजल है, इससे आप में 3 मिनट लग रहा है। बॉक्स पजल है, 4 मिनट लग रहा है। ईयर बेस्ड है, 3 मिनट में कर पा रहे हैं। लीनियर पजल है, इसे आप 2 मिनट में कर पा रहे हैं। पैरेलल रो है, 3 मिनट में कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप टाइम को आइडेंटिफाई करें। जो भी इस प्रीलिम्स के पजल्स होते हैं उन सभी को सॉल्व करें। वहाँ से टाइम को आप देखें कि आपको एवरेज टाइम उन सभी पजल सॉल्व करने में कितना लग रहा है। तो सभी का अपना अपना होता है कि वो इस टाइप के पजल में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उस पजल को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ईयर और ए वाले पजल जो होते हैं, इसमें 5 9 10 5 7 ईयर दिए होते हैं, 96 64 63 205, और बेस ईयर दिया होता है 2020 21 22 कुछ भी। आपको वहाँ से एज से कैलकुलेट करना होता है, और फिर दिया होगा ये से छोटा है बड़ा है ऐसे करके दिया होता है। आपको फिर लोगों को पीपल्स को वहाँ पे अरेंज करने होते हैं। ये पजल में सबसे तेज़ सॉल्व करा था, सबसे तेज़ी से, सबसे फास्ट। जबकि इस पजल में बहुत लोगों को बहुत समय लगते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि हो सकता है आपका किसी और पजल में आपको अच्छी कमांड हो और किसी में नहीं हो। तो जो आपका वीक पॉइंट है उस पर फोकस करें, जिसमें आपको अधिक समय लग रहा है उसकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। और हमेशा माइंड में रखें कि आपको इसमें से अगर आपके पास एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन मिल जाए, आपके पास सिर्फ उससे 5 मिनट का समय बचा हुआ है, आपके पास 3 पजल 4 पजल पड़े हुए हैं, इसमें से एक बॉक्स बेस्ड पजल भी है, एक ईयर बेस्ड पजल भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें से कौन सा पजल आप सबसे तेज़ी से कर पाते हैं। तो उस पजल को सबसे पहले पिक करें। मान लीजिए आप बॉक्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसके ईयर बेस्ड पजल में भी थोड़े से अच्छे हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास ये कोई है और कोई पजल है, मान लीजिए कि ये है अनसर्टेन पजल, इसमें थोड़े से अच्छे हैं। तो आप इस अकॉर्डिंग इस प्रायोरिटी इसको आप प्रायोरिटाइज करें। जो आपका अच्छा पोर्शन है उससे पहले सॉल्व करें, जिससे आप गिवन टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आप किस पजल को अच्छे से कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। ये पता होगा तो जब आपको ऑप्शंस आएगा टाइम कम पजल ज़्यादा, तो आपको चूज करने में दिक्कत नहीं होगी।
क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि हर एक दिन कितने पजल सॉल्व करें, कितने पजल, हाउ मेनी पजल्स। तो मैं फिर आपको बोलूँगा आई डोंट वांट टू लिमिट यू और गिव यू एनी अपर लिमिट कि आप 3 पजल करें, 5 पजल करें। मैं लेट से मैंने आपको बोल दिया आपको दिन में 5 पजल करना है, और हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम हो, आप इतने इफिशियंट हो कि 5 नहीं आप 7 कर पा रहे हैं। आप 5 क्यों करेंगे, आप 7 करें। हो सकता है आपके पास इतना एफिशिएंसी नहीं हो, आप दिन में 3 ही कर पाते हैं, तो आपको हमेशा मन में रहेगा कि मुझे बोला गया था 5 करने की, मैं 3 ही कर पा रहा हूँ, आई एम लैगिंग बिहाइंड। बट इससे कुछ नहीं होता। जो आपकी एफिशिएंसी है उस हिसाब से आप 100% सॉल्व करें, गो टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई प्रीलिम्स एग्जाम्स की। तो क्या प्रीलिम्स एग्जाम जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं, ये डाउट, ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों के मन में होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अगर प्रीलिम्स और मेंस के, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पहले आपका होगा, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेंस एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए आपको इससे क्लियर करना होगा। तो प्रीलिम्स पे फोकस अधिक से अधिक करें, दिस इज़ द हाई टाइम टू फोकस ऑन प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो कैसे फोकस करें वो उन्हें बता दिया पीछे। अब क्या मेंस चाहे छोड़ दें बिल्कुल इन बचे हुए 4 वीक में, नहीं, आपको इसे छोड़ना नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको इसके टच में रहना है। इसे कैसे करना है, तो आप मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व करें, आप समय निकालें, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अपने हिसाब से टाइम ले। उस टाइम में जो भी आपके मेंस के टॉपिक्स हैं क्वांट के, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं वीक में आप एक मेंस लेवल मॉक दे सकते हैं, मेंस के मॉक दे सकते हैं वीक में एक। या फिर आप मॉक नहीं दे पा रहे हैं तो आप वीडियोस देखें, वीडियो यूट्यूब सेशंस या फिर कहीं से भी जहाँ से पढ़ते हैं आप, वहाँ पे आप डीआई देखें, डीआई की अप्रोच सीखें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस में रहेगा, लंबे लंबे क्वेश्चन से लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको हैबिट बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जैसे आप पहुंचेंगे मेंस की तरफ तो आपको लगेगा नहीं ये तो कहाँ से आ गया, समय बहुत कम है, पैनिक कर जाएंगे। तो ये आपको हैबिट में रहेगा। मेंस तो अपने हाथ की बात है, चलते रहता है साथ साथ। तो इन चीज़ को मेंटेन करें। इस तरीके से सेम रीजनिंग में आप पजल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। पजल्स हो गए, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके टच में उसे सॉल्व डेली करते रहें। अब नेक्स्ट वन इज करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स मैं बोलूँगा आपको कि अभी से पढ़ें, हाफ एन आवर, 1 आवर, जैसे भी पढ़ते, जितना भी समय देना चाहते हैं आप रेगुलर इसे टाइम दें। हम लोग इससे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि क्या ठीक है आराम से प्रीलिम्स क्लियर होगा, फिर बचे हुए समय में डेली सिर्फ और सिर्फ सीए जीए जो भी होता है उसे पढ़ के काम कंप्लीट कर लेंगे अपना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जो सोचा जाता है वो अक्सर हो नहीं पाता। तो हम लोग अभी से क्या करें, करंट अफेयर्स डेली पढ़ें। आप कैसे पढ़ते हैं, आप डेली का करंट पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप वीकली पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप मंथली करंट अफेयर एक बार में पूरा बैठ के पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसे आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं डेली पढ़ते हैं, बहुत लोग वीकली पढ़ते हैं, बहुत लोग 1 मंथ का लिए उसे 10 दिन में, 5 दिन में जो भी समय दिए उसे कंप्लीट किए। ठीक है, तो आप सीए को बिल्कुल नहीं छोड़ें, इसे पढ़ें। और इसका अधिक पढ़ने से अच्छा है आप इसमें आप मल्टीपल रिवीजन करें, मल्टीपल रिवीजन करें, जिससे आपने जो भी पढ़ा है उसे आप कभी भूलें ना। ये आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जब मेंस एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो मेंस के लिए आपको ये सब करते रहना है। और मेंस में टॉपिक्स जो और आते हैं जैसे कि कंप्यूटर, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर हिंदी। कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा बैंकिंग में जो टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इसे आप 4 से 5 दिन में पढ़ के आराम से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो इसे अभी से करने का मेरे हिसाब से कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी इसे आप देख सकते हैं। आपका मन है करने का, आपको लगता है कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं तो आप इसे देखें। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसे करना सही नहीं होगा। इसे आप प्रीलिम्स के बाद समय होंगे वहीं पे आप 3-4 दिन में पढ़ लेंगे सही से तो आप कर पाएंगे। मेंस लेवल इंग्लिश की बात करें या मेंस लेवल हिंदी की, तो इंग्लिश हिंदी आप अभी से तो रीडिंग
आप मस्ट करें, रीडिंग जो करते हैं हिंदी न्यूज़पेपर की, इंग्लिश न्यूज़पेपर की, वो करते रहें। और साथ ही साथ अगर मॉक अगर आप यहाँ पे वीकली सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जो भी है वहाँ पे इंक्लूड हो ही जाएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, वीकनेस के हिसाब से आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आप यहाँ पे रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को कैसे हैंडल करना है, कितना समय देना है, अपने हिसाब से समय दें। ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड जो कि 4 घंटे मेंस पढ़ रहा है, बाकी समय प्रीलिम्स पढ़ता है तो मैं भी 4 घंटे दूंगा, ऐसा नहीं है। अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपने वीकनेस के हिसाब से खुद को उसमें एडजस्ट करें, अपनी स्ट्रैटेजी को खुद से प्रिपेयर करें। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कैसे आप बचे हुए जो 4 वीक हैं इसमें आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं सही तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इससे आप फील कर पाए होंगे। तो इसे आप फील कर पाए होंगे, आप इसे अपने अपने जो बचे हुए समय है उसमें आप इस स्ट्रैटेजी को अपने बचे हुए समय में इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैं बार-बार कह रहा हूँ, हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया वैसे ही करना है, नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, अपने हिसाब से करें। मैंने बताया आपको, आप इस तरीके से सारा काम कर सकते हैं और अपने चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही कुछ करता था, ऐसे मैंने भी तैयारी शुरू की थी और मैंने भी इसी तरीके से एग्ज़ाम से पहले बचे हुए जो 4 वीक्स थे या फिर 2-3 वीक्स थे, उसमें मैंने प्रिपरेशन की थी। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, आप जितने ज़्यादा एग्ज़ाम के करीब जब पहुँचते हैं, आपके जो पढ़ने का जो टाइम होता है, एफिशिएंसी होता है, वो आपका बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो बचे हुए 4 वीक्स जो हैं, ये आपके पास बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। इसमें आप पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वो भी अच्छे स्कोर के साथ, 70 प्लस स्कोर के साथ। ठीक है, आई होप ये सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आरबी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से ही, और आपको डेली यहाँ पे वीडियोस मिलते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम के अंत तक आपको लगातार इस पे वीडियोस मिलती रहेगी, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये DI की प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप DI सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये है बैंकिंग की जितनी वीडियोज आती है इसमें आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये है अर्थमेटिक सीरीज की प्लेलिस्ट, जिसे मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक मिल जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और ये 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अर्थमेटिक के। ये सभी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, नो डाउट मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और आज ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी RPO का एग्ज़ाम है, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें। ये फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम इसे लाइक फॉलो करते हैं, ये टेलीग्राम है, इसे आप ज़रूर से ज्वाइन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रैटेजी वीडियो, स्पेशली वीडियो डिजाइन फॉर यू ऑल। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे।